दर्शकों नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम बात करेंगे शीतोष्ण फलों के मूल वृंदों का विकास एवं प्रबंधन के विषय में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में उपस्थित हैं औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के फल विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर गोपाल सिंह। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश एक फल राज्य के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। हमारे प्रदेश में तरह तरह के फलों का वर्ष भर उत्पादन किया जाता है, जिससे प्रदेश के बागवानों को अच्छी आमदनी मिलती है और स्वरोजगार का एक सशक्त माध्यम भी उनके लिए उभर कर सामने आया है। फलों में तरह तरह के फल हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे शीतोष्ण फलों के विषय में। शीतोष्ण फल जिनमें सेब, नाशपाती, चेरी और गुठलीदार फल वर्गीय सभी प्रकार के फल आते हैं, उनमें मूल वृंदों का क्या महत्व है, मूल वृंदों के माध्यम से हम उनका प्रवर्धन और प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, आज के समय में फलों के बागवानी में मूल वृंदों की क्या आवश्यकता है और कौन कौन से मूल वृंद आज के समय में हमारे बागवानों के लिए उपलब्ध हैं, इन तमाम विषयों पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। डॉक्टर गोपाल सिंह, सर्वप्रथम कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। धन्यवाद। जाहिर तौर पर हम शीतोष्ण फलों में जो मूल वृंद हैं उनके विषय में विस्तार से आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत इस जानकारी के साथ करना चाहेंगे कि ये जो मूल वृंद है ये क्या होते हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं। फल पौधों के प्रवर्धन के लिए आमतौर पर जी, किसी भी विशेष फल की ऐच्छिक कलम को किसी अन्य पौधे पे लगाया जाता है। जी, जिस अन्य पौधे पे ये ऐच्छिक किस्म की कलम लगा दी जाती है उसे मूल वृंत यानी कि रूट स्टॉक कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि पौधों का वो भाग, कलम के नीचे वाला वो भाग जो कि पौधों के रूट सिस्टम को बनाता है, उसे रूट स्टॉक कहा जाता है। जी, और रूट स्टॉक कितने तरह के होते हैं और क्या इनके महत्व है आज के परिप्रेक्ष्य में, अगर हम शीतोष्ण फल पौधों की बात करें तो? रूट स्टॉक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा बीजू मूल वृंत यानी कि सीडलिंग रूट स्टॉक्स, और जो दूसरा कॉलोनल रूट स्टॉक यानी कि कायिक मूल वृंत। आज के समय में फलों की गुणवत्ता युक्त उत्पादकता के लिए इन मूल वृंतों का अपना ही एक विशेष महत्व है। जैसे कि ये मूल वृंत विभिन्न प्रकार की फलों में अच्छी गुणवत्ता युक्त उपज पैदा करने में सक्षम होते हैं और आमतौर पर ये फलों के आकार को नियंत्रित करते हैं। ये मूल वृंत फल पौधों को विभिन्न प्रकार की जलवायु में पनपने की क्षमता, जैसे कि हमारे वातावरण में और विभिन्न हमारे प्रदेश में विभिन्न प्रकार की जलवायु है, उसमें जैसे मान लो कहीं ज़्यादा सूखा पड़ता है, कहीं वाटर लॉगिंग कंडीशन हो अगर, और किसी बीमारी या अन्य कीट का अधिक प्रकोप रहता है, वे उस प्रकोप को सहन करने के लिए विभिन्न प्रकार के मूल वृंतों में अलग अलग तरह की क्षमताएं होती है। इन क्षमताओं को देखते हुए ये मूल वृंत फल पौधों के उत्पादन में एक अपना ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। जी, और डॉक्टर साहब, अक्सर हम देखते थे कि जो हमारी प्राचीन पद्धति फल पौधों के विकास और गुणन की रही है कि उसमें नर्सरी में बीज बोते थे, उससे पौध तैयार होती थी, फिर उनको स्थानांतरित करके हम बगीचों में लगाते थे और उससे जो है फल पौधों का विकास और प्रवर्धन होता था। लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद जो ये मूल वृंद है इनका विकास हुआ है और बागवानों को इससे जाहिर तौर पर लाभ भी मिला होगा और एक विकल्प भी मिला है ताकि वो तरह तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स है, प्रयोग है, वो अपने बगीचे में कर सकें। जी, आपने बात करी कि दो तरह के मूल वृंद अभी हमारे बागवानों के पास विकल्प के रूप में है, जिसमें सीडलिंग्स और क्लोनल रूट स्टॉक की आपने बात करी। जी, जो ये बीजू जड़वे है, सीडलिंग रूट स्टॉक है, ये किस प्रकार के रूट स्टॉक हैं और ये अगर हम इनका व्यावसायिक स्तर पर बात करें तो ये कैसे जो है ये तैयार किए जा सकते हैं? जो बीजू मूल वृंत है वो मोस्टली जो है ना हमारे सीडलिंग रूट स्टॉक को ही बीजू मूल वृंत कहा जाता है। यानी कि जो पौधे हम रूट स्टॉक के लिए उपयोग के लिए बीज द्वारा तैयार करते हैं उनको हम बीजू मूल वृंत कहते हैं। इन बीजू मूल वृंत को तैयार करने के लिए इससे
किसी विशेष प्रकार की फल की वैरायटी या उसके जंगली प्रकार, जैसे कि मान लीजिए हम सेब की बात करें, सेब के लिए क्रैब सेब जी यानी कि जिसके पालू भी कहा जाता है, उसका बीज लिया जाता है। इसी तरह दूसरे फलों जैसे कि नाशपाती के लिए, जो अगर हम बीजू मूल वृंत नाशपाती के तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए कैंथ और जिरेंथ, इनके बीजों से ये बीजू मूल वृंत तैयार किए जाते हैं। अगर हम गुठलीदार फलों की बात करें, जैसे हमारा एप्रिकॉट है, पीच है, आड़ू हो गया, खुमानी हो गया, चेरी हो गया, बादाम हो गया, और अगर हम इन फलों के मूल बीजू मूल वृंत को तैयार करना चाहते हैं तो हम मोस्टली जैसे प्लम के लिए जंगली खुमानी यानी कि चुली वाइल्ड एप्रिकॉट का बीज लेते हैं, और बादाम के लिए बहमी, और आड़ू के लिए जंगली आड़ू। इस तरह से इस बीज को जो है ना इकट्ठा कर लेते हैं। इनको उन किसी भी विशेष प्रकार के फल के हिसाब से उसके बीजू मूल वृंत को तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले उसका बीज चाहिए होता है। इस बीज को एकत्रित करने के लिए इस बीज को हम उसके पौधे की विगर, उसकी ग्रोथ, फलों की गुणवत्ता के आकार पर ही कुछ बातें होती हैं जिनको हमने मद्देनजर रखना होता है। इसके उपरांत ही हम उनसे वो फल पौधों का बीज एकत्रित करते हैं। जब बीज को हम एकत्रित कर लेते हैं, बीज को हमेशा जब उसका फल तैयार हो जाए, पूर्ण परिपक्व हो जाए, उसके पश्चात उसके बीज को निकाल दिया जाता है। बीज को निकालने के बाद उसको किसी छायादार जगह पे रखा जाता है और छायादार जगह में सुखाया जाता है। बीज को कभी जो है ना सीधी सूरज की रोशनी में ना सुखाए। बीज को एकत्रित करने के पश्चात इसको किसी फफूंदनाशक के साथ भी ट्रीट किया जा सकता है ताकि इसमें आने वाले समय में कोई फंगल पैथोजन ना पनपे। और इसके पश्चात इस बीज को हम नर्सरी बेड में बीज लेते हैं। जी, तो इसमें आपने बात करी कि जो एक प्राकृतिक तरीके से जो जंगल में पौधे उगते हैं वहाँ से स्वस्थ बीज का चयन करके फिर उनका स्तरीकरण हम करते हैं। तो ये स्तरीकरण की क्या विधि रहती है और इसमें कितना समय बीज को जो है एक उपचार के लिए हमें देना चाहिए ताकि स्वस्थ बीज आगे जो है नर्सरी में लगाए? जी, बीज के अच्छे जमाव के लिए, ताकि बीज अच्छी तरह से उगे और ज़्यादा से ज़्यादा बीजू पौधे हमारे पास तैयार हो, इसके लिए एक विशेष उपचार की ज़रूरत पड़ती है जिसे कि स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाता है, यानी कि स्तरीकरण। ये स्तरीकरण करना अति आवश्यक होता है। इससे हम हमारे बागवान भाइयों को उस बीज से अच्छे पौधे और बीज अच्छी तरह से जम जाता है। इसमें जो हमारी विशेष विधि रहती है, इसमें सबसे पहले जो हम 2 विधियाँ रहती है, या तो हम इसको खुले वातावरण में बार स्तरीकरण की प्रक्रिया यानी कि स्ट्रेटिफिकेशन को किया जाता है, या इसके अलावा इसको कंट्रोल कंडीशन में भी किया जाता है जैसे कि रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में। लेकिन हमारे जैसे प्रदेश के कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्र है, जैसे कि आपके जो 2000 मीटर या इससे ऊपर के क्षेत्र है, उन पे जो है सर्दियों में जो है ना तापमान काफ़ी कम रहता है। तो इन स्थितियों में जो है ना ये प्राकृतिक तौर पे अगर इन बीजों को सीधे ही नर्सरी बेड में बीज दिया जाता तो अपने आप ये स्तरीकरण की प्रक्रिया यानी कि स्ट्रेटिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। लेकिन कुछ जगह जहाँ पर ये जैसे मान लो कोई गर्म इलाके है जहाँ पर तापमान अपेक्षाकृत उतना ज़्यादा ठंडा नहीं रहता है, तो इन स्थानों पर जो है ना स्तरीकरण की प्रक्रिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। इसके लिए करना क्या होता है, जहाँ तक इसकी मेथोडोलॉजी यानी कि विधि की बात करें हम, इसमें सबसे पहले जो बीज है इनको रेत के साथ मिलाकर जो है किसी स्ट्रेटिफिकेशन बॉक्स में, या जो हमने गड्ढे बनाए होते हैं उसको स्ट्रेटिफिकेशन पिट उसमें रखा जाता है। जब इन बीज को उस स्ट्रेटिफिकेशन बॉक्स में रखा जाए तो मोस्टली सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे बागवान भाई को ये करना चाहिए, ये जैसे मैंने बताया कि रेत के साथ, नमी वाली रेत के साथ इसको बीज को उसके रेत के साथ रखना होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, साधारणतः हम 1 इंच मोटी रेत की उस बॉक्स में रेत की एक तय को बिछा लेते हैं, परत को बिछा लेते हैं, और उस 1 इंच मोटी परत के ऊपर जो है ये बीज बिखेर दिए जाते हैं, और उसके पश्चात दोबारा से फिर रेत की सतह बिछा दी जाती है, और उसके बाद जो है ना उसके ऊपर पानी दिया जाता है, और पानी से जो है ना इस बीजों और उस रेत को तर कर दिया जाता है। इसी तरह से अल्टरनेटली रेत बीज के बाद उस स्ट्रेटिफिकेशन बॉक्स में इन बीज को रख दिया जाता है, और उसके बाद जब उसके ऊपर से मल्चिंग की जाती है यानी कि ऊपर से उस बॉक्स को ढक दिया जाता है, और इस बॉक्स को किसी ठंडे नमी युक्त स्थान पर रखा जाता है। ये जो समय है रखने का, ये भी जो है ना विभिन्न प्रकार के
फल पौधों के अलग लिए अलग 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 होता है। जैसे मान लो सेब की बात करें हम, तो लगभग जो हमारा 60 से 70 दिन तक जो है ना ये रखना होता है। जी जो नाशपाती की करें तो 40 से 45 दिन, और जैसे स्टोन फ्रूट की बात करें तो 40 से 60 दिन के आसपास से। अगर जैसे कुछ दूसरे फल है जैसे अखरोट हो गया, तो ये लगभग जो है ना 90 से 100 दिन तक भी हमें स्ट्रेटिफिकेशन के लिए रखना होता है। जी। तो इसमें हम बीज का उपचार कैसे करते हैं और कितने समय के बाद हमारे जो नर्सरी ग्रोवर्स है, बागवान हैं, उनको ये पता चल जाता है कि अब जो ये बीज उपचारित होके नर्सरी में लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है? जैसे कि मैंने बताया कि एक निश्चित समय होता है, जी उस लगभग उसे 10 से 15 दिन पहले या 1 से 2 हफ्ता पहले हमारे बागबान भाई उस बीज को जो है ना समय समय पर चेक करते रहे। उसको देखे कहीं मेरा बीज जो उग तो नहीं गया, फटने तो नहीं जा रहा है। जी जो सही समय है वो फटने के लिए, जब जब जो है ना वो बीज लगभग तैयार हो पर वो फटा ना हो, यानी कि उगने ना लगा हो, वो सबसे उपयुक्त समय है। जी अगर ये बीज एक बार फट जाए तो जो बीज का जो अच्छी तरह से नहीं जमता, इसका जमाव अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए ये जो है ना उस फटने वाली प्रक्रिया से यानी कि उगने वाली स्थिति से पहले ही हमारे बागबान भाई इसको जो है नर्सरी बेड में बीज दे। जी। अब बागवान ने बीज को बेड से उठा के नर्सरी में लगा दिया है, तो अब उसके बाद आगे की उसकी क्या एक वेटिंग पीरियड रहता है, ताकि वो कब उस जो पौधे में है वो कब कलम करे, ताकि उसका जो सीडलिंग रूट स्टॉक है वो कंप्लीट तैयार होके आगे फिर वो बगीचे में लगाने के लिए तैयार हो जाए? बगीचे में लगाने से पहले, लेकिन जब ये बगीचे में उसने अपने नर्सरी बेड्स में ये बीज बोया, इसमें ये 2-4 बातें जो है ना हमारे किसान बागवान भाई को अपने ध्यान में रखनी होती है। सबसे जी। पहले कि बीज को कितनी दूरी पे लगाए, हाँ पौधे से पौधा यानी बीज से बीज कितना फासला हो, जी। और पंक्ति से पंक्ति का कितना फासला हो। जी जैसे ये बीज जो है ना 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाया जाता है एक पंक्ति में। उसके बाद 3 से 4 पंक्तियाँ इस बीज की लगाई जाती है 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे। 10 से 15 सेंटीमीटर नहीं, 30 सेंटीमीटर अच्छा की दूरी पे जी जी लगाई जाती है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पे 4 से 5 पंक्तियाँ लगा दी, तो उसके बाद जो है लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर का एक फासला छोड़ दे। उसके बाद जो है ना अगली बीज की पंक्तियाँ लगाए। इससे क्या होता है कि इससे जो हमारे आने वाले समय में इसमें जो है ना 1 साल तक ये पौधा जो है ना वैसे कलम करने से 1 साल पहले जो है ना इसकी अच्छी देखभाल की जरूरत पड़ती है, ताकि इसमें जो है ना समय समय पर कृषि कार्य की जाए। जैसे इसमें इसकी निराई गुड़ाई करनी है, हाँ। खरपतवार इत्यादि निकालने हैं, और दूसरा जो आपने सिंचाई करनी है इन पौधों की। तो इन कृषि कार्यों के लिए जो है ना इसमें स्थान भी होना चाहिए, ताकि जो है ना पौधों को ज़्यादा डैमेज ना हो, और दोनों जगह दोनों पंक्तियों के दोनों ओर जो है ना कार्य बड़ी सुगमता से किए जा सके। और ये पौधे जो ये आपने बीज बीजे ये उस नर्सरी बेड में लगभग नहीं 1 साल तक जी पूरा वहाँ पे उसकी बढ़ोतरी के लिए रखा जाता है। और 1 साल के बाद ये पौधे कलम करने योग्य हो जाते जी। हैं। तो इन पौधों पे जो है ना अच्छी वैरायटी की कलम की जाती है, और उसके पश्चात उस कलम करने के 1 साल के पश्चात जो है ना ये पौधे हमारे ट्रांसप्लांटिंग के लिए या बेचने योग्य हो जाते हैं, जिससे कि इन पौधों को हमारे बगीचे में लगाया जा सके। हमारे बागवान भाई इनको अपने बगीचों में लगवा सकते हैं। जी। ये तो बात रही सीडलिंग रूट स्टॉक की। अब जो आपने बात करी क्लोनल रूट स्टॉक है, जिसका आजकल बहुत प्रचलन है, कायिक मूल वृंदों की जो डिमांड है वो हमारे बागवानों में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जी। तो ये किस तरह का रूट स्टॉक है और इसकी क्या विशेषता है, और किसानों को इसके, बागवानों को इसके क्या फ़ायदे दिख रहे हैं जो इसकी तरफ वो आकर्षित हो रहे हैं, और कितने तरह के ये कायिक मूल वृंद है? जैसे हमने सबसे पहले बीजू मूल वृंत यानी कि सीडलिंग रूट स्टॉक की बात की। जी इन सीडलिंग रूट स्टॉक्स की कुछ अपनी कमियां रहती है, कुछ अपने फ़ायदे भी है लेकिन अपनी कमियां भी। सबसे बड़ी कमी इसकी ये है कि इस पे एक तो पौधा जो है ना बहुत बड़ा बनता है। जी बड़े पौधा बड़ा बनने के साथ साथ जो ये जो है ना इनमें जो फल है वो जो है ना एक प्रकार के समान गुणवत्ता युक्त फल जो है ना पैदा नहीं होते नहीं हैं। होते, ठीक, ट्रू टू द वैरायटी हाँ जी, नहीं है। टू टाइप नहीं होता ना, बीज से तैयार किया जाता है, तो इसमें जो है ना वेरिएशन आती रहती है। लेकिन ये जो चयनित मूल वृंत है यानी कि कायिक मूल वृंत, क्लोनल रूट स्टॉक, ऐसे मूल वृंत और ऐसे मूल वृंत या रूट स्टॉक है जिनमें लगभग इनकी जो विशेषता है, जिस गुणों के लिए, आवश्यक गुणों के लिए इन रूट स्टॉक्स को तैयार किया जाता है, जी वो जो है ना इनमें रहते हैं। इसके बाद एक बार जैसे वो ये रूट स्टॉक तैयार कर दिया गया है आवश्यक गुणों के लिए, जिसकी जो है ना बागवानों को आवश्यकता रहती है अब किसी भी विशेष फल पौधे के लिए, तो उसके पश्चात इन पौधों को क्लोनली जो है ना एसेक्सुअल मेथड से अलैंगिक विधि से इनका प्रवर्धन किया जाता है। यानी कि इससे क्या होता है कि जो भी उस मदर ट्रीज
मदर प्लांट के जो गुण है वो जो है ना ऑटोमेटिकली जो है जब इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है ना जो पौधा इससे तैयार होगा वो बिल्कुल जो है ना अपने पेरेंट प्लांट की तरह ही तैयार होता है। जिन गुणवत्ता के लिए वो पेरेंट प्लांट जाना जाता है, मदर प्लांट जाना जाता है, उससे तैयार किया पौधा भी जो उसके सिमिलर होता है जी। जहाँ तक इनकी और विशेषता की बात करें, जो दूसरी विशेषता जैसे इनमें सबसे बड़ी विशेषता ये इन रूट स्टॉक पे ये है कि इसमें जो है ना फल बड़ी जल्दी आते हैं, यानी कि 3 से 4 साल के बाद जो है ना इसमें ये फल देने लगते हैं। जबकि जो हमारा सीडलिंग रूट स्टॉक है, बीजू मूल वृंत है, उस पे क्या होता है 6 से 7 साल या इससे कई बार जो है ना 10-10 साल लग जाते हैं फल को आने में। तो सबसे बड़ा फायदा है प्रिकॉस्टी, यानी कि बहुत जल्दी फल आना। दूसरा साइज कंट्रोल, जैसे आज की टाइम में आप देख रहे हैं अगर हम लेबर की भी बहुत समस्या रहती है। दूसरा जो आपके कल्चर ऑपरेशन हो, जैसे ट्रेनिंग है, प्रूनिंग है, आपका स्प्रे होनी है और पौधों का तोड़ान, फल को हार्वेस्ट करना होता है। अगर पौधे का साइज बहुत बड़ा हो तो बड़े ही मुश्किल होती है उनको फल को तोड़ने में, और इसलिए ये जो है ना साइज कंट्रोल में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये इसमें जो है ना विगर को, जैसे कुछ पौधे जैसे कुछ छोटे होते हैं यानी कि ड्वार्फ रूट स्टॉक, सेमी ड्वार्फ रूट स्टॉक, सेमी विगरस और विगरस रूट स्टॉक, इस तरह की जो है ना इन मूल वृंत की टाइप्स और कैटेगरीज होती है, जिससे हम आकार को नियंत्रित कर सकते हैं। और उसके बाद इन फलों, इन रूट स्टॉक के ऊपर बने पौधों में जो फल है वो लगभग समान लगते हैं, जो ये आकार है यूनिफॉर्म, टू टाइप। जैसे हमारे रंग की समस्या होती है, अगर बीजू पौधे में देखें तो उसमें कई पौधों में रंग, फलों में रंग आता है लेकिन कईयों में नहीं आता है, कुछ उसमें वेरिएशन रहती है। और इसमें जो है वो वेरिएशन नहीं होती, इसमें जो लगभग जो फल आते हो यूनिफॉर्म एक समान टाइप के आते हैं। और दूसरा जो उत्पादकता है, उत्पादकता इन रूट स्टॉक की एक विशेषता है कि इसमें जो है ना उत्पादकता यानी कि यील्ड एफिशिएंसी बहुत अधिक होती है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और उत्पादकता जो है ना गुणवत्ता युक्त जो उत्पादकता है वो ज़्यादा रहती है सीडलिंग रूट स्टॉक से आप यदि कंपेयर करें तो। और इसके अलावा इन रूट स्टॉक्स में जैसे हमारे कुछ व्याधियाँ होती है, जैसे हमारे सूखे की स्थिति है, कुछ बीमारियाँ, जैसे मान लो सेब की बात करें वुली एपिलेफिड है, कोई रीप्लांट प्रॉब्लम है, या कुछ मान लो विंटर चिलिंग की, विंटर हार्डीनेस, जब इसमें जो है ना ठंड में जो पौधे मर जाते हैं उसको जो है ना ठंड को सहन करने की जो इस प्रकार की जो इनकी जो कुछ विशेषताएं होती है अन्य उपयोगिता के साथ साथ। तो हर प्रकार की जलवायु में जहाँ जिस प्रकार की जो हमारा कोई ये विभिन्न प्रकार की व्याधि है या इस प्रकार की कोई ज़्यादा समस्या है, तो ये विभिन्न प्रकार के रूट स्टॉक अगर हम उस एरिया में इनका चयन करें तो जो है ना इन प्रॉब्लम से हमारे बागवान भाई बच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि जो ये कायिक मूल वृंद है, इनमें जलवायु और मिट्टी के आधारित जितनी भी प्रतिरोधक क्षमताएं हैं उनका जो सहन करने की और मुकाबला करने की क्षमता ज़्यादा रहती है। तो क्या एक ही तरह के मूल वृंद, कायिक मूल वृंद हम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मिट्टी की गुणवत्ता या जलवायु की विविधता के आधार पर अलग अलग कायिक मूल वृंदों का चुनाव बागवानों को करना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल आपने सही बात कही। इसमें क्या होता है कि अलग अलग मिट्टी जलवायु के हिसाब से कि कौन से एरिया में कौन सी समस्या है। आमतौर पर जैसे हमारे अगर हम बोने रूट स्टॉक की बात करें तो ये जो है ना सारी जगह जो है ना एकदम से नहीं उगाया जा सकता है, क्योंकि इनमें पौधे बहुत छोटे रहते हैं। जैसे मान लो हम सेब की बात करें, जो M9 रूट स्टॉक है वर्ल्ड वाइड जो है ना सबसे पॉपुलर रूट स्टॉक्स है। अगर हम क्या विशेषता है आज की इसमें देखें, अगर आज के सिनेरियो में देखें जो सघन बागवानी की ओर जो है हमारा प्रदेश भी बढ़ रहा है। सघन बागवानी के लिए क्या चाहिए होता है, एक तो पौधा छोटा चाहिए होता है, तो हमें ऐसा मूल वृंद की जरूरत पड़ती है जिसमें पौधा छोटा रहे। इस छोटे पौधे के साथ साथ, ये पौधा छोटा होने के साथ साथ इसकी जो है ना कुछ हानियाँ भी है। हानियाँ बोले या चाहे हम सारे जो है ना इसके कुछ फायदे या नुकसान भी है। इसका जैसे सबसे पहला नुकसान या हानि हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो इन पौधों की जड़ें होती है वो जो है ना बहुत छोटी शैलो और ब्रिटल होती है, यानी कि आसानी से टूट जाती है। और शैलो का मतलब ज़मीन के लगभग ऊपरी सतह पे लगभग 1-1.5 फुट की अब बात करें तो वहीं इसकी जड़ें होती है। तो इसके लिए एक तो जैसे हम आपने भूमि की बात की, डीप फ्लैट और समतल और डीप सॉइल का होना बहुत जरूरी है। ज़्यादा पथरीली ज़मीन ना हो, क्योंकि वो जो ऊपर वाली लेयर है उस सॉइल की, तो ये जो है ना इस तरह की कुछ। दूसरा इसके लिए जैसे सिंचाई की सुविधा, इसके लिए उत्पादकता के साथ उत्पादकता युक्त फलों के उत्पादन, गुणवत्ता युक्त उत्पादन, फलों के उत्पादन के साथ साथ इसके लिए जो है ना कुछ अन्य
जो पौधों के लिए अन्य हमारी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, जैसे समय समय पर इसके लिए पानी सबसे इम्पोर्टेंट, इसके लिए पर्याप्त नमी का होना बहुत जरूरी रहता है। तो इस प्रकार से जैसे कोई दूसरे वो किसी एरिया में हमारे मान लो कि इसकी रीप्लांट का प्रॉब्लम की आप बात करें, जैसे हमारे ये एक आज के जो हमारे स्थापित बागवान हैं जिनके पुराने बगीचे हैं, रॉयल के हैं, गोल्डन के हैं, या फिर जो अपने गुठलीदार फल पुराने तरीके से उगा रहे हैं, अब वो जो पौधे हैं वो काफ़ी व्यस्त हो गए, पैदावार उसमें कम हो गई और तरह तरह के बीमारियां भी उसमें पनपने लगी। तो ऐसे में हमारे जो बागवान हैं वो सघन खेती की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो आपने चुनौतियां बताई, उसका निराकरण कैसे वो कर सकते हैं और किन विशेष सावधानियों का बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो जो क्लोनल रूट स्टॉक के माध्यम से अगर सघन खेती की तरफ बढ़ते हैं तो उससे वो गुणवत्ता युक्त पैदावार ले सके, ताकि उनका जो एक नकदी फसल सेब हैं, जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं, उनकी जो आमदनी है वो भी प्रभावित ना हो। जैसे आपने पुराने बगीचों की बात कही कि सघन बागवानी की ओर बढ़े, लेकिन उन कई जगह जो है ना, कई बगीचों में जो है ना ये समस्या रहती है, जब पुराना बगीचा जब नए उसमें नया बगीचा लगाते हैं तो उसमें जो है ना कई बार जो है ना वो पौधा अच्छी तरह से चलता नहीं, जिसे रीप्लांट प्रॉब्लम भी कहा जाता है। लेकिन ऐसी समस्या जहाँ जिन उसमें है तो वहाँ भी जो है ना, जैसे हम मूल वृंत की बात कर रहे हैं, तो जो है ना कुछ स्पेसिफिक रूट स्टॉक्स है जो है ना इस परिस्थिति को झेल सकते हैं। जैसे मान लो हमारा M116 मटन 116 एक ऐसा मूल वृंत है जो है ना इस समस्या को झेल सकता है, और इस पे तैयार किया गया पौधा इस समस्या के लिए इस समस्या का समाधान कर सकता है, यानी कि वो उस रीप्लांट साइट पे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एक और दूसरा मूल वृंत भी है, जैसे मटन 793 भी है, लेकिन इसका पौधा उतना छोटा नहीं रहता है। जो ये M116 है, ये पौधा हमारा बोना रहता है। तो इस प्रकार के जो है ना ये रूट स्टॉक इन पे तैयार किया गया पौधा उन जगह में भी अच्छी तरह से जो है ना दोबारा बगीचा तैयार कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि चाहे विग्रस हो, सेमी विग्रस हो या ड्वार्फ वेराइटीज़ हो जो क्लोनल रूट स्टॉक से हम तैयार करते हैं, एक नवोदित बागवान अगर अपने बगीचे में या अपनी नर्सरी में रूट स्टॉक तैयार करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोई भी बागवान अगर इन रूट स्टॉक्स को अपने लेवल पे तैयार करना चाहे तो वो कर सकता है। ये उतना बहुत ही आसान प्रक्रिया है। इसमें जहाँ तक इसकी मेथोडोलॉजी और इसको तैयार करने की विधि के बारे में, ये मुख्यतः हमारे दो तरह से तैयार किए जा सकते हैं। जो एक है हमारा जो विधि है इसकी, वो है माउंड और स्टूल लेयरिंग, ठीक है। लेयरिंग विधि जो दूसरा है वो होती है ट्रेंच लेयरिंग। जहाँ तक स्टूल या माउंडिंग की बात करें, हम माउंड लेयरिंग की बात करें, तो सबसे पहले क्या करना होता है हमारे बागवान भाइयों को, सबसे पहले जो है ना जिस भी मूल वृंत का वो उत्पादन करना चाहे अपने लेवल पे, सबसे पहले जो है ना उसको उसका मदर प्लांट्स यानी कि मदर स्टूल या वो पौधा लेना होता है, वो लाना होता है। उस पौधे को प्रोक्योर करके ला के किसी विश्वसनीय जगह से जो है ना वो पौधे वो लाए, चयनित करने हैं उसने, ताकि जो वो पौधा ला रहा है वो पौधा टू टाइप वही रूट स्टॉक को जो वो लाना लगाना चाहता है जी। इसके पश्चात जब उसने वो रूट स्टॉक ले आया, उसके बाद जो है ना क्या करना होता है, उसको सबसे पहले जो है ना इसमें एक मदर स्टूल को जो है ना उसको इस्टेब्लिश करना होता है। सबसे पहले मदर स्टूल इस्टेब्लिश करना मतलब जो वो टू टाइप प्लांट है, उस रूट स्टॉक का जो पौधा है, उस पौधे को जो उसने लाना है और अपने उसमें ब्लॉक में उसको लगाना होता है। अब इस ब्लॉक में रूट स्टॉक ब्लॉक में लगाने के लिए उसको क्या करना होता है, सबसे पहले इन पौधों को जो है ना एक पंक्ति में लगाएं वो, ठीक है, जिसमें एक निश्चित दूरी, जैसे मान लो हमने किसके लिए माउंट लेयरिंग के लिए। जी डॉक्टर गोपाल सिंह, विषय विस्तृत है और जानकारी भी आपके पास उम्दा है, लेकिन अगर नवोदित बागवान प्रशिक्षण लेना चाहे तो आपके विश्वविद्यालय में आके उसकी भरपूर जानकारी ले सकते हैं। आज के कार्यक्रम से संबंधित आपने जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। हमने बातचीत करी शीतोष्ण फल पौधों में मूल वृंदों का विकास एवं प्रबंधन के विषय में। हमारे जितने भी फलों के बागवान हैं, अगर वो कायिक मूल वृंदों के माध्यम से अपने बगीचे का विस्तार करना चाहते हैं तो इनके लिए आज के समय में ये बहुत ही बढ़िया विकल्प है। कम समय में वो कम ज़मीन से अधिक पैदावार लेने में सफल हो सकते हैं। आज के अंक को यहीं संपन्न करते हैं। अनुमति दीजिए आप सभी को नमस्कार।